चलो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी क्लास चलती है लक्ष्य पायलट और सेवक बैच में। इतिहास बोलूं तो हिस्ट्री की, जैसे कि आप वाकई डे जैसे करते तो आ ही रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप जो है याद भी करते चल रहे हैं, अपने नोट्स भी बनाते चल रहे हैं। विवेक प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हैं निजामाबाद की धरती से। सादर प्रणाम सर जी। तो आपकी सादर प्रणाम स्वीकार होगी विवेक प्रजापति जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो सीलू जी हमारे साथ हैं। सद्दाम हुसैन हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं सर जी? मैं बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, आप भी सही होंगे। सोनू कुमार शिवपुर की धरती से प्रणाम सर जी। योगेश जी हरियाणा की पावन धरती से प्रणाम। विवेक प्रजापति जी, ठीक है ना। चलो, दिगंबर जी हमारे साथ हैं। आशुतोष यादव। तो सभी यहाँ पर जुड़ते हुए और हम भी अपने इस सेशन को स्वाति विश्वकर्मा मुकेश, ठीक है, तो सभी जो है सुखनाथ मुंदुरी, ये सभी जुड़ चुके हैं। मित्रों, एक टॉपिक आज मैं करने वाला हूंगा और टॉपिक का नाम होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? तो हम बता रहे होंगे सर जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक बार जलियांवाला बाग हत्याकांड से हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन, मतलब कि स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन चल रहे थे, मतलब कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल के विभाजन के बाद मेरे प्यारों, तो बंगाल में एक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट हुआ, जो कि कल उसकी मैंने हेडिंग डलवाई दी थी लेकिन क्वेश्चन ना करवाए थे। ठीक है, मैं बात करूं स्वदेशी आंदोलन, कौन से आंदोलन की बात है? तो आप बता रहे होंगे सर जी, जो स्वदेशी आंदोलन, मतलब कि आज भी देखा होगा मेड इन इंडिया, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, तो चीजें स्वदेश की थी। तो यहां पर बात क्या हो रही है सर जी? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। तो आप बताएंगे सर जी किसकी बात होगी? स्वदेशी, पहले इन्हें लिख ही देंगे हम, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का ये आपको बता देना है। कौन से आंदोलन की बात होगी? तो हम बता रहे होंगे सर जी, जो स्वदेशी आंदोलन है ना जी, स्वदेशी आंदोलन के ऐसे बताएंगे, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का किसकी बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूं प्रारंभ का, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण, कौन से कारण की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर जी तात्कालिक कारण क्या था, ये आपको बता देना है तात्कालिक कारण क्या था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा तात्कालिक कारण क्या था। इस तरीके से आप बता रहे होंगे तो आप बता देंगे सर जी कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, इस तरीके से लिख देंगे सर जी, किया गया बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन, किया गया, इस तरीके से आप बता देंगे किया गया बंगाल विभाजन या बंगाल का विभाजन। ये मुख्य कारण हुआ किसका? तो स्वदेशी आंदोलन का। यदि मैं बात करूं कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था, तो आप बता रहे होंगे सर जी लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा, पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। स्वदेशी आंदोलन से कपड़ा उद्योग विशेष रूप से, यदि मैं बात करूं कि स्वदेशी आंदोलन से कौन सा उद्योग विशेष रूप से प्रभावित हुआ था, तो आप बता रहे होंगे कपड़ा उद्योग। तो ये भी पॉइंट आपको बताना है, स्वदेशी आंदोलन से कौन से आंदोलन की बात है मेरे प्यारों? तो आप लिख देंगे सर जी स्वदेशी आंदोलन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप बता रहे होंगे सर स्वदेशी आंदोलन से कपड़ा उद्योग, कौन सा उद्योग होगा? तो आप यहां पर लिख देंगे सर जी कपड़ा जो उद्योग है
कपड़ा उद्योग विशेष रूप से, ठीक है ना, कैसे रूप की बात होगी सर जी, तो आप बता रहे होंगे विशेष रूप से प्रभावित हुआ था। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ तो वो आप बता रहे होंगे सर जी, वो था कपड़ा उद्योग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन से कपड़ा उद्योग विशेष रूप से प्रभावित हुआ था। यदि सबसे ज्यादा कोई चीज प्रभावित हुई थी तो वो आपका हो रहा होगा, ठीक है ना सर जी, कपड़ा उद्योग। तो सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग। मद्रास में स्वदेशी, एक क्वेश्चन कितना बेहतरीन है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो चिदम्बरम पिल्ले आप बता रहे होंगे। ये क्वेश्चन भी अपने में इतना जानदार है। यदि मैं बात करूं मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसकी बात होगी मेरे प्यारो, तो आप बता रहे होंगे सर जी मद्रास में, ये आप बता देना मद्रास में स्वदेशी आंदोलन, कौन से आंदोलन की बात होगी, तो आप लिखेंगे सर जी स्वदेशी आंदोलन। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, आंदोलन की यदि मैं बात करूं कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मेरे प्यारो, नेतृत्व यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसने किया था, तो ये अपने में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा। तो आप बताएंगे सर जी चिदम्बरम पिल्ले ने। किसने किया था, तो आप यहां लिखेंगे, यदि क्वेश्चन आएगा चिदम्बरम, ऐसे बता देना है कौन से होंगे सर, चिदम्बरम पिल्ले ने। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब पूछे जा रहे होंगे तो आप भी निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। लाहौर की धरती से केसपाल सर को प्रणाम, लाहौर रवि केस पांडे जी, बहुत बढ़िया। चलो ये बताना है। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व यदि मैं बात करूं दिल्ली में किसने किया था, तो सैयद हैदर रजा ने। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, चिदम्बरम पिल्ले आप बता रहे होंगे। और यदि मैं आपसे बात कर रहा हूंगा सर जी कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कौन से आंदोलन की बात होगी, तो मैं बता रहा हूंगा भैया स्वदेशी आंदोलन, इस तरीके से लिख देना है कौन से आंदोलन की बात होगी, तो मैं बात कर रहा हूंगा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो दिल्ली में किसकी बात होगी, तो दिल्ली में किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये पूछे जाएंगे दिल्ली में किसने किया था, तो ये भी आपको बता देना है। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे सैयद हैदर रजा ने। कौन सा होगा, तो आप बता रहे होंगे सर जी सैयद हैदर रजा। कौन से रजा की बात है, सैयद हैदर रजा ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, तो आप बता देना सर जी सैयद हैदर रजा ने। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। मैं बात करूं कौन से, तो स्वदेशी आंदोलन की बात होगी तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है ना, वंदे मातरम भारतीय जो है राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ये भी अपने में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लिख रहे होंगे सर जी स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन से आंदोलन की बात है, तो आप बता देना सर जी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है, आंदोलन के दौरान ये आप बता देना सर जी स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, कौन से मातरम की बात होगी मेरे प्यारो, आप बता रहे होंगे वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का किसकी बात होगी मेरे प्यारो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस तरीके से लिख रहे होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कैसा गीत है, तो सर जी आप बता देना शीर्षक गीत बना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कैसा, तो आप बताएंगे सर जी शीर्षक गीत बना। तो ये छोटे छोटे सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और जब पूछे जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन के जवाब भी दे पाएंगे, ठीक है ना। चलो अब इसी के बाद मेरे प्यारो एक 1919 का रोलेट एक्ट आता है। रोलेट एक्ट बोलेंगे, रोलेट एक्ट बोल दो।
न्यायाधीश हुए थे और उन न्यायाधीश का नाम मैं बात करूं सिडनी रूलेट। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए न्यायाधीश रूल एक्ट की अध्यक्षता में एक 1919 में रूल एक्ट प्राप्त मतलब कि नियुक्त किया गया। इस रोलेक्ट एक्ट की यदि मैं बात करूं तो व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कारागार में डाल दिया जाता था। और एक कहावत के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू ने तो कह ही दिया कि यह एक्ट बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का एक्ट है। मित्रों, विरोध हुआ है और इसी के विरोध की बात करूं मैं तो 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग, क्योंकि मैं बात करूं कांग्रेस के दो नेता थे, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी हो जाती है और रोलेक्ट एक्ट और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में मेरे प्यारों झल्लूस वगैरह निकाला जाता है। और 10 अप्रैल को गोलीबारी भी होती है। इस जुलूस और उनकी गिरफ्तारी और गोलीबारी के कारण 19 अप्रैल माफी चाहूंगा 13 अप्रैल 4 दिन बाद ही 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग अमृतसर में एक सभा का आयोजन किया जाता है और जनरल ओ डायर, जिसने एक अधिकारी था, बिना परमिशन लिए मेरे प्यारों निहत्थे भारतीयों पर गोली चला दी। अब उसी के बाद, ठीक है ना, चलो तो मैं बात कर रहा हूंगा 1919 का रोलेक्ट एक्ट। आप हेडिंग डालेंगे सर जी कौन से एक्ट की बात होगी? 1919 का रोलेक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट होगा? तो आप लिख रहे होंगे 1919 का। देखो कहीं कहीं रोलेक्ट ऐसे भी लिखा होगा रूलेट, ठीक है ना, कहीं कहीं रूलेट है, कहीं कहीं रूलेक्ट है। 1919 का रूलेट एक्ट ये भी आप बताएंगे, ठीक है। कहीं कहीं चंदा बिंदी भी लगी हुई है, ठीक है। चलो, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए भारत सरकार ने 1917 ईस्वी में मैं बात करूं किसकी बात होगी? तो आप लिख रहे होंगे सर जी ये क्यों आ रहा है? तो आप बताएंगे जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं। तो बताएंगे सर जी क्रांतिकारी, जी सर, गतिविधियों को, कौन सी विधि की बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूं क्रांतिकारी गतिविधियों को, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए। ये आप बता देना यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने, कुचलने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने, इस तरीके से लिखना है। तो आप बताएंगे सरकार ने 1917 ईस्वी में, ठीक है ना। मैं बात करूं किसकी बात होगी? 1917 ईस्वी में। पहले 1917 करना है, कौन से वर्ष की बात है? तो मैं बात करूं 1917 ईस्वी की बात होगी। क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए न्यायाधीश बोलू सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कौन से न्यायाधीश होंगे सर जी? 1917 ईस्वी में न्यायाधीश, ये आपको बता देना है। यदि मैं बात करूं न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, ये आप बता रहे होंगे कौन से रोलेट होंगे? सिडनी, जी सर, रोलेट की अध्यक्षता में, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ये बात होगी भैया, रोलेट की अध्यक्षता में। सिडनी रोलेट की क्या होगा? तो अध्यक्षता में मैं बात करूं एक समिति नियुक्त की गई, अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई, अध्यक्षता में एक सरजी समिति नियुक्त की गई। कौन सी? एक समिति नियुक्त की गई। चलो, क्यों? क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए। कौन सी? तो मैं बात करूं क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उन्हें कुचलने की बात है। उन्हें कुचलने के लिए मेरे प्यारों एक रोलेक्ट मतलब की अध्यक्षता में ये कर दी।
मैं बात करूं आ कब रहा है ये एक्ट 1919 ईस्वी में। अभी समिति का गठन कब हो रहा है तो 1917 ईस्वी में। आप बताएंगे रॉलेट एक्ट द्वारा अंग्रेज सरकार बिना, यदि मैं बात करूं इसके द्वारा, इस रॉलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कारागार में डाल देती थी। ये पॉइंट भी आपको लिख देना। रॉलेट एक्ट द्वारा अंग्रेज सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकती थी। ये आप बताएंगे रॉलेट एक्ट द्वारा, किसके द्वारा, यदि हमसे पूछा जाए सर जी ये है क्या, तो ये था भैया जब एक्ट बनकर, जब कानून बनकर आया तो रॉलेट एक्ट द्वारा मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजी जो सरकार है, कौन सी सरकार की बात होगी तो मेरे प्यारो अंग्रेजी सरकार, ठीक है ना। ये आप लिखेंगे अंग्रेजी सरकार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी, ऐसे लिखेंगे यदि मैं अंग्रेजी सरकार किसी भी, ये आपको बता देना किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्या होगा सर जी, किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, क्या होगा सर जी, तो आप बताएंगे बिना मुकदमा चलाए। ये आपको लिख देना है बिना मुकदमा, ठीक है ना, बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। किसमें भैया, तो आप बता रहे होंगे जेल में सर जी रख सकती थी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिख देना है। ये था रॉलेट एक्ट। ये क्या था, ये था सर जी रॉलेट एक्ट, ठीक है ना, बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकती थी। कहावत के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू ने रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के, ठीक है ना, मतलब कि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो संज्ञा प्रदान की है, यह कानून कहा है। एक कहावत में कह दिया, ये आप बताएंगे सर जी किसकी बात होगी, तो हम बता रहे होंगे कहावत के संदर्भ में, यदि मैं बात करूं किसके संदर्भ की बात होगी तो आप लिख देना कहावत के संदर्भ में। ये आपको लिख देना कहावत के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू ने, मेरे प्यारो किसने कहा है, तो हम बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू ने। ये आपको लिख देना कहावत के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है ना, रॉलेट एक्ट को, किसकी बात होगी सर जी, रॉलेट एक्ट को, ऐसे लिखेंगे रॉलेट एक्ट को बिना अपील, मैं बात करूं किसकी बात होगी सर जी, बिना अपील जी, बिना दलील, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, इस तरीके से लिखेंगे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, ठीक है ना, बिना दलील का क्या कहा भैया, बिना दलील का कानून कहा, बिना दलील का क्या कह दिया, कानून कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे रहे होंगे, ठीक है। चलो जी, चलो भाई, हिस्ट्री की कंबाइंड पीडीएफ मिलेगी भैया हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होने पे, ठीक है। कंबाइंड पीडीएफ मिलेगी तो हिस्ट्री का जो सिलेबस पूरा हो जाएगा। ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। यहां तक पॉइंट समझ में आया होगा। रॉलेट एक्ट को काला कानून की जो संज्ञा है वो किसने दी थी, तो मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। ये आपको बता देना है यदि क्वेश्चन पूछा जाए सर कब कहा था, कोई सुना नहीं है क्या इसका है। चलो अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, तो आप बताएंगे रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा, यदि मैं बात करूं मेरे प्यारो कौन से एक्ट की बात होगी, तो रॉलेट एक्ट को, ये आप बता रहे होंगे रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा, कौन से, तो आप बता देना सर जी काला कानून की संज्ञा। इस तरीके से आपको बताना है काला कानून की जो संज्ञा होगी, तो ये आप बता रहे होंगे काला कानून की संज्ञा मोहम्मद इकबाल ने, कौन से इकबाल की बात होगी, तो आप बता देना सर जी मोहम्मद इकबाल ने प्रदान की थी।
तो मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी मोहम्मद इकबाल। काला कानून की संज्ञा, रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा मोहम्मद इकबाल ने प्रदान की थी, ठीक है ना, प्रदान की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे पा रहे होंगे। और क्वेश्चन आता है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। मोहम्मद इकबाल ने रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय, अभी क्वेश्चन पूछा गया रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय निम्नलिखित में से किसने लिया था, तो महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा होगा, तो आप बताएंगे, तो क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पर बताएंगे सर जी रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने। यदि मैं बात करूं किसके विरोध की बात होगी, तो हम बात कर रहे होंगे रॉलेट एक्ट। इस तरीके से लिखेंगे, रॉलेट एक्ट के विरोध में, किसके विरोध की बात होगी मेरे प्यारों, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने। किसकी बात होगी, तो आप लिखेंगे सर जी मैं बात कर रहा हूंगा गांधी जी ने। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने, ठीक है ना, देशव्यापी, कौन से व्यापी की बात होगी, तो आप बताएंगे देशव्यापी। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी सत्याग्रह, ठीक है ना, कौन सी सत्याग्रह की बात होगी, देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का, ठीक है ना, सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था। देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप बताएंगे। अब ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब पूछे जा रहे होंगे तो हम बता देंगे देशव्यापी, तो आप बताएंगे सर जी गांधी जी ने, ठीक है। लेकिन इस सत्याग्रह का विरोध भी कर दिया, और इसी मतलब कि जब देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया, तो भाई साहब एनी बेसेंट ने तो महात्मा गांधी को बच्चा राजनीतिज्ञ बोल दिया कि अभी बच्चा है, ठीक है ना। तो इनका विरोध भी हो रहा है यहां पर, लेकिन गांधी जी हैं भाई साहब। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाया था, यह भी आप बता रहे होंगे। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे सर जी रॉलेट एक्ट के विरोध में। कौन से एक्ट की बात होगी, रॉलेट एक्ट के विरोध में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और आपको बताना होगा रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है ना। विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने, कौन से नंद होंगे, तो आप बता रहे होंगे सर जी स्वामी श्रद्धानंद, ये आपको लिख देना, स्वामी श्रद्धानंद ने, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान ने, क्या होगा, तो आप बताएंगे लगान ने देने का आंदोलन। लगान ने मतलब कि क्या होगा, लगान ने देने के लिए, लगान ने देने के लिए, ठीक है, लगान ने देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। क्या होगा सर जी, आंदोलन, लगान ने देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। चलाने का क्या दिया था सर जी, सुझाव दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यदि पूछा जाएगा तो आपको निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी भैया देना होगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने, मैं बात करूं, ठीक है ना, बात करूं तो क्या लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। तो ये पॉइंट हमसे पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो ये रॉलेट एक्ट से हैं, और इसी के विरोध में मेरे प्यारों अब आ जाओ जलियांवाला बाग हत्याकांड। हेडिंग हम डालेंगे, कौन सा होगा, तो आप हेडिंग डाल देंगे सर जी जलियांवाला, ठीक है ना। कौन सा, जलियांवाला, ये आपको बता देना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप हेडिंग डाल रहे होंगे बढ़िया तरीके से, सर जी कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। अब आ जाओ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब में रॉलेट एक्ट के विरोध करने वाले, मैं बात करूं पंजाब की बात है सर जी, पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले दो कांग्रेसी नेता, एक का नाम डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और एक का नाम था डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी हो जाती है। अब भाई साहब
ठीक है। अब जो है ये तो हो गई गिरफ्तारी। अब इसी के विरोध में 9 अप्रैल की बात थी वो पहले। 9 अप्रैल को ठीक है ना आम नागरिकों ने विरोध किया और जिसमें गोलीबारी वगैरह भी हुई। अब 13 अप्रैल को इसी के जो है उसमें विरोध में एक सभा का आयोजन हुआ। अब बात कर रहे होंगे हम पहले जलियांवाला। पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले 2 स्थानीय कांग्रेसी नेता, ठीक है। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी पंजाब में, ये आपको लिखना है पंजाब में रॉलेट एक्ट का, किसके, इसी के ऊपर तो चल रहा है सारा। पंजाब में रॉलेट एक्ट का यदि मैं बात करूं विरोध करने वाले, क्या करने की बात है सर जी, विरोध, ऐसे लिख देना है। पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले, इस तरीके से बता रहे होंगे विरोध करने वाले 2 स्थानीय, विरोध करने वाले 2 स्थानीय कांग्रेसी नेता। यदि मैं बात करूं कैसे 2 स्थानीय सर जी कांग्रेसी नेता, ये आपको बताएंगे 2 स्थानीय कांग्रेसी नेता। नाम क्या क्या होगा नेता, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है ना, डॉक्टर सत्यपाल ऐसे लिख देंगे, डॉक्टर सत्यपाल। वे मैं बात करूं डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू, डॉक्टर सत्यपाल और ठीक है ना डॉक्टर सत्यपाल, वे क्या होगा सर जी, डॉक्टर आप लिख देंगे सैफुद्दीन, सैफुद्दीन, इस तरीके से बता रहे होंगे कौन सा होगा सर जी, सैफुद्दीन कुचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। या सैफुद्दीन कुचलू को 9 अप्रैल, ठीक है ना, के अप्रैल की बात होगी तो आप बता देंगे सर जी 9 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है सर जी, तो आप बता देना गिरफ्तार कर लिया जाता है। आ रही होगी बात समझ में। अब भाई साहब गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये आपको लिख देना है। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हम बता रहे होंगे निश्चित तौर पर, सर वीडियो नहीं चल रही तो तुमने कैसे कर दिया मैसेज, ए भैया। चलो सर ये क्वेश्चन सीजीएल में आएंगे, सब में आएंगे ये, ठीक है। चलो अब क्या हो जाता है भैया, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन इस गिरफ्तारी व गोलीबारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन होता है। मैं बात करूं कै अप्रैल की बात थी तो आप लिख देंगे सर जी 13 अप्रैल। यदि मैं बात करूं कै अप्रैल, 13 अप्रैल वर्ष 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैसाखी के दिन, कौन से दिन की बात होगी तो मैं बात कर रहा हूंगा, मतलब कि वैसाखी के दिन, ठीक है ना, ये आप बता देना कौन सी दिन की बात होगी मेरे प्यारो, वैसाखी के दिन, इस तरीके से लिखना है। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन इस गिरफ्तारी व गोलाबारी के विरोध में, यदि मैं बात करूं दिन इस गिरफ्तारी, ठीक है ना सर जी, इस गिरफ्तारी, जी सर, इस गिरफ्तारी वे क्या होगा मेरे प्यारो, मैं बात कर रहा हूंगा वे गोलाबारी के विरोध में, ये आपको बता देना वे गोलाबारी के विरोध में मैं बात करूं, वे गोलाबारी के विरोध में मैं बात करूं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैसाखी के दिन इस गिरफ्तारी व गोलाबारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में मैं बात कर रहा हूंगा सर जी, किसकी बात होगी तो आप बता रहे होंगे जो अमृतसर है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक, अमृतसर के जलियांवाला, ये आपको बता देना है सर जी, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा, बाग में एक, यदि मैं बात करूं कैसी सभा की बात होगी सर जी, आप बता रहे होंगे सार्वजनिक सभा बुलाई गई, सार्वजनिक सभा इस तरीके से लिख देना है सर जी, बुलाई गई, सार्वजनिक सभा बुलाई गई। चलो 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन इस गिरफ्तारी व गोलाबारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। उस समय मैं बात करूं, अब यह भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय
भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन पहले बताएगा? और कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा जब पूछा जाएगा हमसे। तो कोई भी बता दो, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? रवि केश पांडे। मैं यहाँ जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पढ़ा रहा हूं या इतिहास पढ़ा रहा हूं? है भैया, खामोखा की कमेंट्स ना करोगे, नहीं जिंदगी में ना कर पाओगे। सुन लियो, आगे बात समझ में ना। चलो, मैं बात करूं उस समय जो है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो भारत का गवर्नर जनरल इस तरीके से बताएंगे, सर जी भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताएंगे सर जी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आता है, ठीक है ना। उस समय भाई साहब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आप बताएंगे। मैं बात करूं अमृतसर का सेना अधिकारी जनरल ओडायर, जब सभा 13 अप्रैल को चल रही है, हंसराज भाषण दे रहे थे उस समय, लाला हंसराज, और जनरल ओडायर ने मेरे प्यारो गोली चलाने का आदेश दे दिया। क्या मैं बात करूं तो यहां पर गोली चलाने का आदेश, यदि मैं बात कर रहा हूंगा तो आप बता रहे होंगे सर जी गोली चलाने का आदेश किसने दिया? गोली चलाने का आदेश यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने, जनरल ओडायर। यदि मैं बात करूं कौन सा, तो आप लिख भी देंगे सर जी जनरल डायर ने, जनरल इस तरीके से आप बता देना जनरल डायर ने, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। सर मेरा नाम आपने एक बार भी ना लिया, बहुत बढ़िया, जनरल डायर आप बता देंगे। निहत्थे व्यक्ति मारे जाते हैं, जन कितने? अब क्या होता है, मैं बात करूं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि से किसने जो है त्याग पत्र दे दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि से त्याग पत्र दे दिया, और के शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से ही मेरे प्यारो जो है क्या दे दिया? तो त्याग पत्र दे दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है, बात करी जाएगी तो गोली चलाने के समय हंसराज तो भाषण दे रहे थे। मैं बात करूं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, तो मैं हत्याकांड लिख दूंगा यहां पर, तो कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। हत्याकांड के विरोध में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा, हत्याकांड के विरोध में आपको बता देना है सर जी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई साहब, ये आपको बता देना, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड, बोले तो सर की उपाधि, नाइटहुड ये आप लिख देंगे, नाइटहुड बोलेंगे तो सर की उपाधि से, नाइटहुड बोलें तो सर की उपाधि, आप या इसी में लिख देना सर की उपाधि। तथा मैं बात करूं भैया जमनालाल बजाज, कौन सी बजाज होंगे, तो आप लिख लेंगे सर जमनालाल बजाज। नाइटहुड तथा नाइटहुड की उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने, बजाज तो ना लिखा, जमनालाल बजाज ने मेरे प्यारो, मैं बात करूंगा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि से त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। यहां कौन सी, तो राय बहादुर की उपाधि से, इस तरीके से लिख देना है, राय बहादुर की उपाधि से यदि बात होगी तो आप लिख देंगे सर जी त्याग पत्र दे दिया था। क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, त्याग पत्र दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। चलो जी, तो आज है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि से किसने त्याग पत्र दे दिया? तो आप बता रहे होंगे सर जी जमनालाल बजाज, और नाइटहुड की उपाधि से तो आप बता देना सर जी रविंद्रनाथ टैगोर ने।
अभी क्वेश्चन पूछा गया हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने त्याग पत्र दे दिया? तो आप बताएंगे सर जी के शंकरन नायर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और बताना होगा। मैं बात करूं सर जी हत्याकांड के विरोध में, किसके विरोध की बात होगी मेरे प्यारो? तो आप लिख देंगे हत्याकांड के विरोध में। हत्याकांड के विरोध में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो आप बता रहे होंगे हत्याकांड के विरोध में, ठीक है ना, हत्याकांड के विरोध में। ये दिखाई ना दे रहा होगा, चलो दूसरा ले लेंगे। हत्याकांड के विरोध में मैं बात करूं किसकी बात होगी? तो आप लिख देंगे सर जी हत्याकांड। इस तरीके से लिखेंगे हत्याकांड के विरोध में। जी सर, हत्याकांड के विरोध में, विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से कौन सी सर जी? तो आप बताएंगे भैया वायसराय की, ऐसे लिखेंगे वायसराय की कार्यकारिणी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य, परिषद की, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से। मेरे प्यारों किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सदस्यता से। तो किसने? के शंकरन नायर ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, के शंकरन नायर ने। इस तरीके से लिख देना है के शंकरन नायर ने, मेरे प्यारो नायर ने त्याग पत्र दे दिया था। क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। आएगा क्वेश्चन, दे दिया था तो आपको निश्चित तौर पर बताना भी होगा। हत्याकांड का विरोध हो रहा है, मैं बात करूं, ठीक है ना, हिस्ट्री वापिस नहीं पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, तो आपको बता देना है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने त्याग पत्र दे दिया? तो आप बता रहे होंगे सर जी शंकरन नायर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा तो बताएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर कमीशन की स्थापना की। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड से। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु। मैं बात करूं किसकी बात होगी सर जी? तो आप बता रहे होंगे जलियांवाला बाग। इस तरीके से लिख देना है जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यदि आएगा तो आप बता रहे होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु ब्रिटिश सरकार ने। कौन सी सरकार की बात है मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूं सर जी ब्रिटिश सरकार की। जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है ना, एक हंटर कमीशन, कौन सी कमीशन की बात होगी मेरे प्यारों? हंटर कमीशन की स्थापना की थी या हंटर कमीशन आयोग का गठन किया। हंटर कमीशन का क्या किया सर जी? गठन किया। इस तरीके से आपको लिख देना है गठन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु मैं बात करूं सर जी जांच हेतु, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु, और सही होगा ब्रिटिश सरकार ने मेरे प्यारों हंटर कमीशन का गठन किया था या हंटर कमेटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बात करूं कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया था। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो बताना है भैया, मैं बात करूं कांग्रेस ने, किसकी बात होगी सर? आज बात होगी कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस ने, इस तरीके से लिखना है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु, ये आपको बता देना है सर जी जलियांवाला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस तरीके से लिख रहे होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु, इस तरीके से लिखना है जलियांवाला बाग। और कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु, ये आप लिख रहे होंगे सर जी जांच हेतु, हेतु आप बता देना जांच हेतु, जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में
किसकी अध्यक्षता की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी पंडित मदन मोहन मालवीय। इस तरीके से लिखना है, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता, अध्यक्ष मतलब की अध्यक्षता में, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे सर जी अध्यक्षता में, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, ठीक है, अध्यक्षता में, इस तरीके से लिखना है, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, ठीक है ना, एक समिति नियुक्त की, एक क्या कर दी भैया, एक समिति नियुक्त की, अध्यक्षता में मैं बात करूं एक समिति, इस तरीके से लिख रहे होंगे एक समिति नियुक्त की, ठीक है ना, एक समिति क्या कर दी, नियुक्त की, नियुक्त की। आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे। अब कांग्रेस भी जांच करवा रही है, और मैं बात करूं कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में, तो हम बात कर रहे होंगे सर जी ये हंटर आयोग तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, प्लीज बताइए, वो अलग हंटर आयोग है, ये दूसरा हंटर आयोग है, ठीक है ना, मतलब ये कमेटी बनी हुई है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, आयोग करोगे या कमेटी कर दो, ठीक है, इसे कमेटी कर दो, नहीं तो और परेशान रहोगे। बात तो वैसे एक ही है, का गठन किया। चलो बात तो होगी दूसरी, मैं इसके अन्य सदस्य, इसके अन्य सदस्य यदि मैं बात करूं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कांग्रेस ने इस समिति का गठन किया है, इसके अन्य सदस्यों की बात होगी मेरे प्यारों। अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आप लिख रहे होंगे सर जी कौन से, मोतीलाल नेहरू, ये आपको बता देना है, मैं बात कर रहा हूं किसकी बात होगी, मोतीलाल नेहरू, ठीक है जी। इसी के साथ मैं बात करूं महात्मा गांधी, जी सर जी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। एक और नाम आप बता देंगे, सी आर दास, कौन सी दास होंगी भैया, सी आर दास, ठीक है ना, सी आर दास। अब्बास तैयब जी, ये भी आप बताएंगे कौन से, अब्बास जी सर तैयब जी, ये भी आपको बता देना अब्बास तैयब जी, ठीक है जी। और आप बताएंगे जयकर, MA जयकर, चलो जयकर ही लिख दो। ये क्या थे, ये कांग्रेस के अन्य, मतलब कि जो जांच हेतु समिति का गठन किया उनके अन्य सदस्य थे। और मैं बात करूं इस जांच समिति में प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा गया, ठीक है, ये पॉइंट भी आप लिख देंगे। ये जो जांच समिति है इसके प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया, महात्मा गांधी को। तो इस जांच समिति में प्रारूप लिखने का यदि मैं बात करूंगा सर जी, तो आप बता रहे होंगे इस जांच समिति में, इस तरीके से लिख देना है, क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे इस जांच समिति में, जी सर, इस जांच समिति में प्रारूप लिखने का कार्य, मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे प्रारूप लिखने का कार्य, इस तरीके से लिख देना है, प्रारूप लिखने का कार्य मेरे प्यारों महात्मा गांधी को सौंपा गया। ये भी आप बता रहे होंगे सर जी किसे सौंपा गया, तो आप बता देना महात्मा गांधी को सौंपा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यदि आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे पा रहे होंगे। तो इस जांच समिति में प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया। आ रही है बात समझ में ना? चलो अब यहां तक तो ये पॉइंट हो गए। अब मैं बात करूं जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल ओडायर को किसने गोली मार दी, तो सरदार ऊधम सिंह ने। यह भी आपको पता होगा, खत्म कर दिया भैया। और किसे खत्म कर दिया, तो आप बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को लंदन में किसने मार डाला था, ऊधम सिंह ने। तो आप बताएंगे जलियांवाला बाग, कौन सी बाग की बात होगी मेरे प्यारों, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के, जलियांवाला बाग हत्याकांड के, इस तरीके से आपको बता देना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के
के मुख्य मतलब कि जिम्मेदार, हत्याकांड के क्या होगा सर जी, जिम्मेदार जनरल ओडायर को। जिम्मेदार यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी सर जी, जनरल ओडायर को, इस तरीके से लिख देना है, या जनरल डायर को या जनरल ओडायर को, ठीक है ना। लंदन में किसने मार डाला था, तो आप बताएंगे सर जी लंदन में, ठीक है ना, लंदन में ऊधम सिंह ने, ऊधम सिंह ने मार डाला था, ऊधम सिंह ने, ये आपको लिख देना है, मार डाला था, ऊधम सिंह ने। सर जी किसने, ऊधम सिंह ने मार डाला था। क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन का जवाब। हेलो गुरुजी कैसे हो, बहुत बढ़िया शाबाश, मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। तो ये होंगे भाई साहब आपके किस्से जलियांवाला बाग हत्याकांड से, ये किस्से हैं, ये रोलेक्ट एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमसे निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो आप बता रहे भी होंगे। 1940 में, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। एक सेकंड, ऊधम सिंह भगत सिंह का चाचा है सर जी। कौन कह रहा चाचा, नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब मैं 2-3 क्वेश्चन लिख दूं आपके सामने, वैसे ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। सर जी आपने एएलपी का फॉर्म कहां से लगाया, अब ना लगाया, अब ना भरी मैंने तो पहले ही भरा, हाँ 2019 वाला दिखे शायद, वही डाला था, ठीक है। चलो अब एक 2-3 मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, बताना कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। एक क्वेश्चन ये बता दो मुझे, मोहम्मद अली जिन्ना को यदि क्वेश्चन आए और आप ना बता पाए, ठीक है ना, तो गलत बात है। मोहम्मद अली जिन्ना को इस तरीके से लिखना है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। कौन पहले बताएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को किसकी बात है सर जी, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, इस तरीके से लिख रहे होंगे, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। एकता का दूत यदि मैं बात करूं किसने कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था, बताइए। चलो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का, तो आप बता रहे होंगे सर सरोजनी नायडू ने। किसने कहा था, तो आप लिख देंगे सरोजनी नायडू, ठीक है। किसने बोल दिया, तो आप जल्दी से बता करो, सरोजनी नेहरू जी ने ना, सरोजनी नायडू ने। चलो बहुत बढ़िया, तो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन है जो आते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे बात करूं भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दो मुझे, ये बता दो कि भारत में किसकी बात है मेरे प्यारों, भारत में होम रूल, इस तरीके से बताएंगे, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा, होम रूल लीग की अवधारणा, इस तरीके से आपको बताना है। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा भारत में होम रूल लीग की अवधारणा, अवधारणा किस देश की किस देश से, मतलब कि अवधारणा किस देश से ली गई थी, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी, ये भी आप बता रहे होंगे, तो आप बता देना सर जी आयरलैंड से। किस देश से ली गई थी, तो आप यहां पर लिख रहे होंगे मेरे प्यारो आयरलैंड से, ठीक है ना, आयरलैंड से। चलो भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी, आयरलैंड, ठीक है। अरे आयरलैंड से पूछा जाए तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। मैं बात करूं फेवियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था, एक और क्वेश्चन है, देखते ही नहीं है और कहते हैं कि कोई नहीं बताता। अच्छा चलो ये आप बताओ, फेवियन आंदोलन कौन से आंदोलन की बात होगी, तो आप यहां बता रहे होंगे भैया फेवियन आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कौन सा आंदोलन है, फेवियन आंदोलन,
का प्रस्ताव किसने दिया था? फेबियन आंदोलन, आंदोलन का प्रस्ताव इस तरीके से आपको बताना है। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने, जी सर, किसने दिया था? ये भी आप बता रहे होंगे, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था। चलो इस क्वेश्चन का जवाब और मुझे बता दो। तो आप बता रहे होंगे भैया ये दिया था एनी बेसेंट ने। कौन सी? एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट। अब मैं बात करूं तो यहां से कल हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे असहयोग आंदोलन। कल ना परसों, परसों ना पल्ले दिन ठीक है, कल तो सैटरडे। तो करना बढ़िया तरीके से असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये छोटे छोटे से होंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन भी एक छोटा सा पॉइंट होगा बीच में, ठीक है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना, ये सारी चीजों को हम करते चलेंगे बढ़िया तरीके से। सभी अपनी तैयारी को बनाए रखें। सर जी जनरल डायर अलग थे, ओ डायर और ना एक ही तो था। चलो तो यहां तक आपने किए बढ़िया तरीके से। इसी के साथ मेरे प्यारों, ठीक है, मैं अपनी वाणी को दे रहा हूँ विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।